नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का अध्याय 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अम्ल और क्षारक का भौतिक गुण देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका रासायनिक गुण देखेंगे। अम्ल का हम लोग एसिड ही बोलते हैं। इसका भौतिक गुण है, ये स्वाद में खट्टा होता है, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। ये इसका भौतिक गुण था। अब हम लोग देखते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का उदाहरण। प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का उदाहरण है HCl H2SO4 HNO3। दुर्बल अम्ल वीक एसिड का उदाहरण है CH3 COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। सांद्र अम्ल किसको बोलेंगे? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में, उसको हम लोग बोलेंगे सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल बोलेंगे जिसको हम लोग, जिसमें क्या होता है, अम्ल क्या होता है कम मात्रा में और जल हो अधिक मात्रा में, उसको हम लोग बोलेंगे तनु अम्ल। क्षारक क्या है? बेस, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। यह स्वाद में कड़वा होता है, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, ये जलीय विलयन में OH आयन देता है। प्रबल क्षारक का उदाहरण है, स्ट्रॉन्ग बेस का उदाहरण है NaOH KOH CaOH का होल 2। और दुर्बल क्षारक वीक बेस NH4OH इसका उदाहरण है। क्षार या एल्काली किसको बोलते हैं हम लोग? जल में घुलनशील क्षारक को ही एल्काली बोलते हैं। NaOH KOH MgOH का होल 2 ये सब एल्काली का उदाहरण है या क्षार का। लवण अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेगा तो हम लोग को लवण मिलेगा। इसका उदाहरण है NaCl KCl। सूचक क्या होता है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। मैंने सूचक से हम लोग अम्ल और क्षारक गुण को पता कर सकते हैं किसी पदार्थ में कि वो अम्ल है या क्षारक। सूचक का प्रकार क्या है? प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, गंधकीय सूचक। प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाया जाता है। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पौधे का फूल, हल्दी, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। और कृत्रिम में ये रासायनिक पदार्थ है, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ये सब रासायनिक सूचक का उदाहरण है। और गंध के सूचक में क्या होगा? इन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल। और अब बाकी तीनों सूचक का हम लोग देख लेते हैं कि अम्ल के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। मैंने अम्ल की उपस्थिति में क्या होता है? प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्र अम्ल की उपस्थिति में लाल हो जाएगा और क्षार की उपस्थिति में नीला। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल की उपस्थिति में लाल हो जाएगा और क्षार की उपस्थिति में हरा। हल्दी अम्ल की उपस्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, क्षार की उपस्थिति में लाल हो जाएगा। हाइड्रेंजिया के फूल का रस अम्ल की उपस्थिति में हो जाएगा नीला और क्षार की उपस्थिति में गुलाबी। कृत्रिम सूचक में देखते हैं फिनोप्थिली अम्ल की उपस्थिति में रंगहीन और क्षार की स्थिति में गुलाबी। मेथिल ऑरेंज अम्ल की उपस्थिति में लाल और क्षार की उपस्थिति में पीला हो जाएगा। अब हम लोग गंध सूचक का देख लेते हैं। अम्ल की उपस्थिति में क्या होगा? प्याज का रस तीक्ष्ण गंध देगा, ये कोई गंध नहीं देगा। वेनिला समान गंध रहती है, कोई गंध नहीं। और लौंग का तेल समान गंध रहती है, कोई गंध नहीं। माने ये सूचक है जिससे हम लोग अम्ल और क्षार को जांच सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। अब हम लोग देख रहे हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या क्या है। धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अगर धातु अभिक्रिया करेगा तो बनेगा लवण और हाइड्रोजन, ये उसका उदाहरण है। क्षार के साथ अगर धातु अभिक्रिया करेगा तो इसमें भी लवण और हाइड्रोजन बनता है, ये उसका उदाहरण है। अब पॉप टेस्ट हम लोग देखते हैं। पॉप टेस्ट क्या है? हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली में जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। पॉप टेस्ट से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है कि नहीं, उसके माध्यम से हम लोग हाइड्रोजन की उपस्थिति को पता कर सकते हैं। अब देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। अम्ल के साथ क्या होता है? अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करेगा, लवण और CO2+ जल बनाता है, ये उसका उदाहरण है। और क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। अम्ल अगर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण, CO2 और जल बनाता है, ये उसका उदाहरण है। अब चूने के पानी का टेस्ट देखते हैं। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। अगर
कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में हम लोग प्रवाहित करेंगे तो वो दूधिया हो जाएगा, और इससे चूने का पानी का टेस्ट से हम लोग ये पता कर सकते हैं कोई अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है या नहीं। अब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया, दोनों अगर अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने से लवण और जल बनता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देख लेते हैं उसका उदाहरण, ये इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। मतलब अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है उसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें लवण और जल बनता है। ये अभिक्रिया का उदाहरण है, ये अम्ल है और ये क्षार है, ये अम्ल है, ये लवण बना और जल। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय लवण बनेगा और जल। अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय लवण बनेगा और जल। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक अभिक्रिया करेगा तो उदासीन लवण और जल बनता है। और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक अभिक्रिया करेगा तो उदासीन लवण और जल बनता है। अब हम लोग देख रहे हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया है। धात्विक ऑक्साइड और अम्ल अगर अभिक्रिया करेगा तो ये लवण और जल बनेगा, ये उसका उदाहरण है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाती है। उदाहरण है CuO और MgO। अधात्विक ऑक्साइड के क्षारों के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा, ये उसका उदाहरण है। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देता है। H+ आयन जल की उपस्थिति में H3O+ माने हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करता है, ये उसका उदाहरण है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। वाह। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। मतलब हम लोग देख रहे हैं अगर अम्ल में हम लोग जल नहीं मिला सकते हैं, मैंने मिलाने से उससे नुकसान होगा, या फिर ये बहुत ही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। इससे क्या होता है, हो सके बीकर फट जाए या फिर हमारा शरीर जल जाए। तो हम लोग को हमेशा कोशिश करना है जल में अम्ल मिलाने का, ये हम लोग का सही तरीका होता है। जल को अम्ल में डालने से क्या हम लोग को नुकसान होगा? मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। इसलिए हम लोग को जल को अम्ल में नहीं डालना है, अम्ल को जल में डालना है। ये हम लोग को सावधानी बरतना है। अब इसको शॉर्ट में समझाया गया है अभिक्रिया। अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ अगर हो तो ये अम्ल प्लस धातु लवण और H2 बनाता है। अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हो तो लवण प्लस जल बनाता है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो तो लवण CO2 प्लस जल बनाता है। धातु कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल का अभिक्रिया हो तो लवण CO2 प्लस जल बनाता है। और क्षारक के साथ अभिक्रिया हो अम्ल का तो लवण प्लस जल बनाता है। उसी तरह अब हम लोग देखते हैं क्षारक का अभिक्रिया, शॉर्ट में इसको यहाँ समझाया गया है। धातु के साथ अगर क्षारक अभिक्रिया करे तो लवण प्लस H2 बनाएगा। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अगर क्षारक अभिक्रिया करे तो लवण प्लस जल बनाएगा। धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर क्षारक अभिक्रिया करे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा। धातु कार्बोनेट के साथ अगर क्षारक अभिक्रिया करे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा। अगर क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो लवण और जल बनाएगा। अम्ल और क्षारकों में समानताएं। सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसमें उपस्थित H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। इसका मतलब जिसमें
किसी भी अगर विलयन में H प्लस आयन जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जितना ही ज़्यादा OH माइनस होगा उस विलयन में OH माइनस आयन होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रबल क्षार होगा, और अगर संख्या कम रहा तो वो उतना ही दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल एक इकाई है जिससे हम लोग किसी विलयन में H प्लस आयन का सांद्रता मापते हैं, मतलब H प्लस आयन कितना है। अगर पीएच का मान अगर 7 आता है तो उस विलयन को हम लोग बोलेंगे ये उदासीन है। पीएच का मान अगर 7 से कम है तो वो कहलाएगा अम्लीय विलयन, और पीएच का मान अगर 7 से ज़्यादा रहेगा तो वो कहलाएगा क्षारीय विलयन। यहाँ पे दिखाया गया है ये स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। H प्लस आयन की मात्रा, मतलब H प्लस आयन की मात्रा जितना कम होगा तो उतना ही ये दुर्बल अम्ल कहलाएगा, और H प्लस आयन की मात्रा जितना ज़्यादा होगा इधर उतना ही ये प्रबल अम्ल कहलाएगा। प्रबल अम्ल का उदाहरण है HCl, H2SO4, HNO3, और दुर्बल अम्ल का उदाहरण है CH3COOH, H2CO3। उसी तरह हम लोग प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार देख रहे हैं। OH माइनस आयन की संख्या जितना इधर कम होगा उतना ही वो दुर्बल क्षार होगा, और जितना ज़्यादा होगा OH माइनस आयन का सांद्रता उसका क्या होगा उतना ही ज़्यादा प्रबल क्षार होगा। इसका उदाहरण है NaOH, KOH, CaOH का होल 2, ये सब प्रबल क्षार का उदाहरण है, और NH4OH क्या है, दुर्बल क्षार का उदाहरण है। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग 7 से जितना पीएच का मान घटेगा बढ़ती हुई अम्लीय प्रतिक्रिया माने उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा विलयन, और 7 से ज़्यादा जितना ही पीएच का मान बढ़ेगा क्षारीय प्रकृति उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं पीएच का मान से कौन कितना अम्ल होगा और कितना क्षार होगा। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देख लेते हैं। पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच प्रास रेंज के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों का एक विशिष्ट पीएच प्रास की आवश्यकता है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय और क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। मतलब पीएच अगर सही उपयुक्त रहे तो हम लोग का क्या होगा, कृषि और ज़्यादा डेवलप करेगा। इसलिए उस मिट्टी के अनुसार पीएच को किया जाता है जिससे किसान को उससे फ़ायदा हो। हमारे पाचन तंत्र में पीएच, जैसे हम लोग जान रहे हैं स्टोमिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है स्टोमिक में, जो कि हम लोग को पचाने में मदद करता है। तो सुइटेबल पीएच होना चाहिए, अम्लीय माध्यम होना चाहिए जिससे हम लोग का पाचन सही हो। अगर ज़्यादा हम लोग का अम्ल हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एंटी एसिड खाकर उसको अम्लता को हम लोग ख़त्म करते हैं। क्षारक मिला एंटी एसिड जिसको हम लोग क्षारक बोलते हैं। आगे देखते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दांत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम लोग को ये कोशिश करना है कि जो भी हम लोग मुंह में हम लोग उसको लेंगे उसका मान 5.5 से कम ना हो। इससे क्या होगा, हम लोग को दांतों को नुकसान होगा। पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा यानी कि क्षार उपयोग करने से हम लोग क्या होता है, आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल में सनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डंक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये हम लोग देख लिए पीएच का, ये अम्ल और क्षार का क्या उपयोग है हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब लवणों का पीएच, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक जो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, उदासीन लवण, यानी कि पीएच का मान उसका 7 रहेगा। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण बनेगा जिसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्षारकीय लवण बनाएगा जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं साधारण नमक के रसायन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इसका उपयोग हम लोग देख लेते हैं और इसका किस तरह से इसको तैयार किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये उसका उदाहरण NaCl और H2 अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बन रहा है। एनोड पर Cl2 गैस होगा और कैथोड पर H2 गैस। कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। इसका उपयोग हम लोग देखते हैं। ईंधन मार्गरीन में H2 Cl2, स्वच्छ जल की स्वच्छता, PVC CFC में HCl, इस्पात की सफाई, औषधिया NaOH, धातुओं की ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए Cl2 + NaOH, विरंजक चूर्ण, घरेलू इंजन, वस्त्र विरंजन के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। शुष्क बुझे हुए चूने CaOH पल क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH है प्लस क्लोरीन से अभिक्रिया करके CaOCl2 बना रहा है। ये विरंजक चूर्ण है। इसका उपयोग देख लेते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जक के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का हम लोग उपयोग देखें। अब देख रहे हैं बेकिंग सोडा। NaCl H2O CO2 + NH3 ये अभिक्रिया करके NH4Cl बनाता है। उसके बाद NaSCO3 बेकिंग सोडा बन रहा है यहाँ। यह एक दुर्बल क्षारक होता है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया इसमें हो रहा। इसका उपयोग देख लेते हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग पाउडर बनाने में इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। यह एंटी एसिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अगला है धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। Na2CO3 10H2 के साथ अभिक्रिया करके Na2CO3 10H2O बना रहा है, जिसका नाम है धोने का सोडा। इसका उपयोग है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र CaSO4 × ½ H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। ये अभिक्रिया है जिसमें 1 H2O से अभिक्रिया करके CaSO4 0.2 H2O यानी कि जिप्सम बना रहा है यहाँ पे। इसका उपयोग देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। CuSO4 5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। Na2CO3 10H2O में क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। CaSO4 2H2O में क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं। ये था अम्ल, क्षार और लवण का फुल चैप्टर का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अध्याय 1 जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका भी फुल वीडियो दिया गया है, उसका लिंक हम लोग इसमें दे देंगे, चाहे तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।